मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत के समय में हरियाणा। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका कार्यकाल है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक है दिल्ली सल्तनत काल। तो जो दिल्ली सल्तनत काल है इसका मतलब ये है कि दिल्ली राजधानी होती थी, दिल्ली सिंहासन होता था। और जो दिल्ली सल्तनत काल है इसमें बहुत सारे वंश आते हैं। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आता है लोधी वंश। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1526 तक है दिल्ली सल्तनत काल। क्योंकि जो 1526 है, 1526 में मुगल वंश शुरू हो जाता है भारत में, यानी कि मुगल काल शुरू हो जाता है भारत में। जो प्रथम मुगल बादशाह था जिसका नाम था बाबर, तो 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1526 तक रहेगा दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। तो ये जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश से हरियाणा के एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश से बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जितने भी प्रीवियस एग्जाम देखोगे तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे। तो आज हम अच्छे तरीके से आज आपको गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहला वंश है ये गुलाम वंश। तो अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का दास होता था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का दास होता था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कौड़ियों में खरीदा जाता था, इसे मोहम्मद गोरी कौड़ियों में खरीदता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। और मोहम्मद गोरी का आखिरी युद्ध हुआ था खोखरों के साथ, यानी कि जाटों के साथ 1205 ईस्वी में। और 1205 ईस्वी में जो जाटों के साथ युद्ध हुआ था, जो खोखरों के साथ युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी युद्ध में मारा गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछे कि मोहम्मद गोरी कब मारा गया, तो मोहम्मद गोरी 1205 में मारा गया। और जो ये मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी अपना इसका जितना भी जो शासन था, जो राज था, वो सारा शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 1205 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो 1206 की बात करते हैं हम। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 1206 में हरियाणा किसके अधीन था, तो ध्यान दे 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। 1206 में हरियाणा 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था, यानी कि 1206 में हरियाणा पर किसका राज था, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, गुलाम वंश का ये ऐसा शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि गुलाम वंश का कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। अब बात करते हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका शासनकाल कितना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 में ये शासक बना था, 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक। और एक बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ कहाँ पर सैनिक चौकियाँ बनवाई थी या कोठी बनवाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैनिक चौकी या कोठी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा के अंदर सिरसा, हिसार, आसी, जब ये हरियाणा के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो सिरसा, हिसार, आसी ये तीनों ऑप्शन में थे और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिरसा, हिसार और आसी में सैनिक चौकी बनवाई थी। सैनिक चौकी भी आ सकता है या कोठी बनवाई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 की बात करते हैं। तो 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ये चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी।
क्वेश्चन पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी की मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी, और जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु जाटों के साथ युद्ध लड़कर हुई थी 1205 में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी चौगान खेलते हुए। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश कब से कब तक है, तो गुलाम वंश रहेगा 1206 से लेकर 1290 तक है गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक रहेगा गुलाम वंश, क्योंकि 1290 में आ जाता है खिलजी वंश। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 1210 में गुलाम वंश का कौन शासक बना, तो 1210 में बहुत इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। 1210 में गुलाम वंश का शासक बना था इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश का जो शासनकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से लेकर 1236 तक। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद होता था। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता था और गुलाम भी था। ठीक है, गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम, तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली चलाई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, और जो इल्तुतमिश ने एक चालीसा का भी गठन किया था, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई और इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। अब ये चालीसा क्या है, चालीसा का मतलब है कि 40 गुलामों का समूह, 40 गुलामों का समूह होता था जो इल्तुतमिश के साथ साये की तरह रहते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहते हैं, इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चलाई थी और चालीसा का गठन भी इल्तुतमिश ने किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रहेगा इल्तुतमिश। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और अगर वास्तविक न पूछे तो आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। या फिर अगर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसने किया। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार को पूरा करने का काम किसने किया, तो कुतुब मीनार को पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का काम पूरा किया था। और जो इसकी जो नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना।
और फिर जो इल्तुतमिश है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो इल्तुतमिश ने इसको स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इसको वापस दिल्ली को राजधानी बना दिया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन वापस जो इल्तुतमिश ने दिल्ली को वापस राजधानी बना दिया था, मतलब लाहौर की जगह दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी। ठीक है, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी। अब हम बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा। तराइन का युद्ध, और ये था तीसरा युद्ध 1215 में। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और तराइन का तीसरा युद्ध पूछे तो 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। और तराइन का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था इल्तुतमिश का दो विदेशियों के साथ। दो विदेशी थे जिनका नाम है यल्दोज और एक का नाम है कुबाचा। यल्दोज व कुबाचा के साथ, और कई जगह कुबाचा दिया हुआ नहीं मिलता, यल्दोज दिया मिलता है। तो जो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में, इसमें इल्तुतमिश की जीत हो गई थी। ठीक है, और यल्दोज और कुबाचा हार गए थे। ये था तराइन का तीसरा युद्ध। अब हम बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने 1234-35 में, इल्तुतमिश ने 1234-35 में महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, महाकाल मंदिर उज्जैन को लूटा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर उज्जैन को कब लूटा था, तो 1234-35 में लूटा था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर 1236 तक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। ठीक है, और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे। इल्तुतमिश के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। इल्तुतमिश के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो जो 3 पुत्र हैं उनका क्या नाम था? एक का तो नाम था नसीरुद्दीन महमूद, और एक का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, और एक का नाम था मुदीन बहरमशाह। और जो इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। तो जो इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे, नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज और मुदीन बहरमशाह, और एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अब हम बात करते हैं कि जो 1236 में जो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद शासक कौन बना? तो इसकी मृत्यु के बाद शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य शासक था, इसीलिए जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर स्वयं शासिका बनी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान कब शासिका बनी थी? तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान कब शासिका बनी? तो रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी। और रजिया सुल्तान का शासनकाल भी पूछा जाता है। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, क्योंकि 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो 1236 से लेकर 1240 तक रहेगा रजिया सुल्तान का शासन। तो अब हम बात करते हैं, जिस वक्त रजिया सुल्तान शासिका थी उस वक्त 2 व्यक्ति थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका एक का तो नाम है याकूद और एक का नाम है अल्तूनिया। और ये जो याकूद है,
याकूद रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, याकूद रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, और जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान अल्तुनिया से प्रेम करती थी। ठीक है, याकूद रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, रजिया सुल्तान अल्तुनिया से प्रेम करती थी। और जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान ने याकूद को पद दे रखा था आमिर ए आखुर का, आमिर ए आखुर का पद दे रखा था। क्वेश्चन पूछे कि याकूद को कौन सा पद मिला हुआ था, तो याकूद को आमिर ए आखुर का, या फिर आप बोल सकते हो इसे घोड़ों का सरदार बना रखा था, घोड़ों का सरदार। और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को पद दे रखा था बठिंडा का सूबेदार, बठिंडा का सूबेदार। अल्तुनिया था बठिंडा का सूबेदार या बठिंडा का गवर्नर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो याकूद रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, रजिया सुल्तान अल्तुनिया से प्रेम करती थी। और याकूद के पास पद था आमिर आखुर का, ये था घोड़ों का सरदार। और जो अल्तुनिया था बठिंडा का सूबेदार। तो ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान अल्तुनिया के पास चली जाती है बठिंडा। ठीक है, और बठिंडा जाने के बाद उससे शादी का प्रस्ताव रखती है, शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अल्तुनिया मना कर देता है। लेकिन फिर दोबारा रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी करने के लिए कहती है, और जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया शादी के लिए आवर लेता है। ठीक है, और फिर जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान अल्तुनिया को कहती है कि जो इसका भाई जो बहरम शाह है, ठीक है, तो जो बहरम शाह है, मुदीन बहरम शाह को पत्र लिखने को कहती है। तो जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया रजिया सुल्तान के कहने पर बहरम शाह को पत्र लिखता है कि मैंने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया है। ठीक है, और या तो मेरी इससे शादी की जाए, नहीं मैं इसको मार दूंगा। ठीक, तो जो अल्तुनिया बहरम शाह को पत्र लिखता है, और जो बहरम शाह है, बहरम शाह इस शादी के लिए आवर लेता है, मान जाता है शादी के लिए। और फिर जो अल्तुनिया और जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बठिंडा से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, दिल्ली के लिए चल देते हैं। ठीक है, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान। जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, तो रास्ते में जब ये कैथल होकर जा रहे होते हैं हरियाणा में कैथल के पास इनकी हत्या करवा देता है बहरम शाह 1240 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई या रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हुई। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर की गई, तो रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में की गई। ठीक है, कैथल के अंदर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अल्तुनिया का मकबरा कहाँ पर है, तो आंसर रहेगा कैथल ही। और एक बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में कहाँ पर है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में बाबा लदाना रोड पर है, बाबा लदाना रोड पर है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो कैथल के अंदर जो रजिया सुल्तान का मकबरा है, ये उत्तर भारत का पहला महिला मकबरा है, पहला महिला मकबरा। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में रहेगा, कैथल में कहाँ पर, बाबा लदाना रोड पर। और जो रजिया सुल्तान का मकबरा ये उत्तर भारत का पहला महिला मकबरा है। अगर अल्तुनिया का मकबरा पूछ लिया जाए तो अल्तुनिया का मकबरा भी रहेगा कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी 1240 में कैथल में। ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। और रजिया सुल्तान के समय एक व्यक्ति था गुलाम वंश में जिसका नाम था मिन्हाज ए सिराज, मिन्हाज ए सिराज। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कथन किसका है या फिर ये बात किसने कही थी। ठीक है, तो मिन्हाज ए सिराज ने कहा था कि रजिया सुल्तान का महिला होना ही उसके पतन का कारण है। रजिया सुल्तान का महिला होना ही उसके पतन का कारण है।
तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। मिनाज ए सिराज ने कहा था कि रज़िया सुल्तान का महिला होना ही उसके पतन का कारण है। और जो रज़िया सुल्तान है, रज़िया सुल्तान 1236 में शासिका बनी थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रहेगी रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1240 में रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। और रज़िया सुल्तान की हत्या के बाद इसका जो भाई था रज़िया सुल्तान का, जिसका नाम था मुदीन बहरम शाह गद्दी पर बैठता है। अब बात करते हैं कि 1240 की। 1240 में गद्दी पर कौन बैठता? 1240 से लेकर 1242 तक, 1240 से लेकर 1242 तक मुदीन बहरम शाह। ठीक है, 1240 से लेकर 1242 तक शासन रहता है। गुलाम वंश का शासक है ये मुदीन बहरम शाह, ये राजा बनता है 1240 में। फिर हम बात करते हैं कि 1242 से लेकर 1246 तक, तो जो रुकनुद्दीन फिरोज था, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है जिसका नाम है मसूद शाह। 1242 से लेकर 1246 तक शासन रहता है। जो रुकनुद्दीन फिरोज था उसका जो पुत्र है मसूद शाह, वो शासन करता है। फिर इसके बाद 1246 से लेकर 1266 तक शासन रहता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, 1246 में नसीरुद्दीन महमूद राजा बनता है और 1246 से लेकर 1266 तक रहता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये नसीरुद्दीन महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद एक कमज़ोर शासक था या अयोग्य शासक था। और इसका जो कार्यभार था, इसका सारा कार्यभार एक व्यक्ति रहता था नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में, जिसका नाम था बलबन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन। तो नसीरुद्दीन महमूद के काल में जो बलबन था, बलबन इसका कार्यभार संभालता था नसीरुद्दीन महमूद का। और नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल है 1246 से लेकर 1266 तक। और नसीरुद्दीन महमूद का सारा कार्यभार संभालता था बलबन। अब बात करते हैं कि 1249 की। 1249 में नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है उलुग खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के किस शासक को उलुग खान की उपाधि मिली हुई थी? तो बलबन को। ठीक है, और बलबन को उपाधि मिली थी 1249 में नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। अब बात करते हैं कि जो बलबन है, बलबन ने 1265 में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कब किया था? बलबन ने 1265 में मेवातियों पर आक्रमण किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कब किया था? तो 1265 में बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण किया था। और बलबन ने एक घोषणा की थी कि जो भी सैनिक एक मेवाती को मारेगा, एक मेवाती को मारने पर तो मिलेगा 1 टका, मारने पर 1 टका, और जिंदा पकड़ने पर 2 टका। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि गुलाम वंश के किस शासक ने घोषणा की थी कि जो एक मेवाती को मारने पर 1 टका मिलेगा और जिंदा पकड़ने पर 2 टका दिया जाएगा। तो ये जो बलबन जो शासक बना है 1266 में, तो ये बलबन ने घोषणा की थी एक मेवाती को मारने पर 1 टका मिलेगा, जिंदा पकड़ने पर 2 टका मिलेगा। ठीक है, और ये जो किसने लिखा था कि मतलब जो ये घोषणा की गई, ये बलबन ने घोषणा की थी, ये लिखा था मिनाज ए सिराज ने।
मिन्हाज सिराज ने ही कहा था कि रज़िया सुल्तान का महिला होना ही उसके पतन का कारण है। और मिन्हाज सिराज ने कहा कि मिन्हाज सिराज ने ही लिखा था कि बलबन ने घोषणा की थी कि एक मेवाती को मारने पर 1 टका दिया जाएगा और एक मेवाती को जिंदा पकड़ने पर 2 टका दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो रज़िया सुल्तान है, ध्यान रहे, रज़िया सुल्तान पुरुषों की तरह रहती थी। ठीक है, पुरुषों की तरह पोशाक धारण करती थी रज़िया सुल्तान। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 1265 में मैंने आपको बताया कि 1265 में जो बलबन है, बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण किया था। तो मेवातियों पर जब 1265 में मेवातियों पर आक्रमण किया तो इसका जो बेटा था बलबन का, जिसका नाम है मोहम्मद मारा गया था। मेवातियों ने बलबन के बेटे मोहम्मद को मार दिया था। ठीक है। तो फिर जो बलबन है, बलबन ने 250 सिपाहियों वह मेवाती सरदार था जिसका नाम था मलूका, मेवाती सरदार मलूका को पकड़कर बलबन ने 200 सिपाही और मेवाती सरदार मलूका को पकड़कर दिल्ली के अंदर एक महल है जिसका नाम था ओज ए रानी महल, ओज ए रानी महल, जो दिल्ली के अंदर है। यह है दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन पूछे कि ओज ए रानी महल कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर है। तो बलबन ने 250 सिपाहियों और मेवाती सरदार मलूका को पकड़कर दिल्ली के ओज ए रानी महल में नसीरुद्दीन महमूद के सामने पेश किया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि मेवाती सरदार को किसने पकड़ा था, तो बलबन ने। और जो मेवातियों की जो सेना थी, उसके सेना के 250 सिपाहियों को और मेवाती सरदार मलूका को पकड़कर दिल्ली के अंदर ओज ए रानी महल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के अंदर ओज ए रानी महल में नसीरुद्दीन महमूद के सामने पेश किया था और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को इनाम दिया था। ऐसा करने पर जो नसीरुद्दीन महमूद है उसने बलबन को इनाम दिया था। तो उस वक्त एक इतिहासकार था जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। उस वक्त जो इतिहासकार था जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि जो बलबन है, बलबन ने 250 सिपाहियों व मेवाती सरदार मलूका को पकड़कर जो दिल्ली के ओज ए रानी महल में जो पेश किया था नसीरुद्दीन महमूद के सामने, तो नसीरुद्दीन महमूद ने जो मलूका सरदार है, मेवाती सरदार, इसकी खाल उतरवाकर ओज ए रानी महल के सामने टंगवा दिया था। ठीक है। तो जो मलूका सरदार की जो निर्मम हत्या की गई, तो निर्मम हत्या पर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। एक व्यक्ति और था जिससे पॉइंट पूछा जाता है जिसका नाम है दुलजले। तो इंपॉर्टेंट ये है, दुलजले ने कहा था कि मेवातियों ने कभी हार नहीं मानी, मेवातियों ने कभी हार नहीं मानी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था जो मलूका की जो निर्मम हत्या की गई थी, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। और दुलजले नामक जो व्यक्ति था उसने कहा था कि मेवातियों ने कभी हार नहीं मानी। अब हम बात करते हैं कि जो बलबन है, बलबन राजा कब बना, तो बलबन राजा बना था 1266 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। बलबन शासक बनता है 1266 में। तो 1266 में राजा बनते ही इसने एक पॉलिसी चलाई थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। मेवातियों को मारने के लिए एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम है ब्लड एंड आयरन।
गुलाम वंश के किस शासक ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी? तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने 1266 में राजा बनते ही ये पॉलिसी चलाई थी मेवातियों को मारने के लिए, कि मतलब जहाँ पर भी मेवाती दिखे उन्हें मार दिया जाए। ठीक है, तो 1266 में बलबन राजा बना था और 1266 में राजा बनते ही इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई थी मेवातियों को मारने के लिए, और राजा बनते ही बलबन ने मेवाती जंगलों को कटवा दिया था। मेवाती जंगलों को कटवा दिया था। क्वेश्चन पूछे गुलाम वंश के किस शासक ने मेवाती जंगलों को कटवा दिया था? तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने राजा बनते ही मेवाती जंगलों को कटवा दिया था। ठीक है, और 1266 में राजा बनते ही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई थी। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो मेवाती है, मेवातियों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने गुरुग्राम के अंदर गोपालगिरी किले का भी निर्माण किया था। गोपालगिरी किला रहेगा गुरुग्राम के अंदर। गुलाम वंश के किस शासक ने गुरुग्राम के अंदर गोपालगिरी किले का निर्माण करवाया? तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने गुरुग्राम के अंदर गोपालगिरी किले का निर्माण कराया था। और यह निर्माण क्यों कराया गया था? गोपालगिरी किले का निर्माण मेवातियों पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तो गोपालगिरी किला रहेगा गुरुग्राम के अंदर। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो इल्तुतमिश ने जो चालीसा का गठन किया था, तो बाद में जब ये राजा बना बलबन ने राजा बनते ही चालीसा को समाप्त कर दिया था। बलबन ने राजा बनने के बाद चालीसा जो समूह था, जो 40 गुलामों का जो समूह था, उसको समाप्त कर दिया था। चालीसा समूह को समाप्त किया था बलबन ने। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक तो वो रहेगा बलबन। गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है बलबन। और बलबन का शासनकाल है ये 1266 में तो राजा बनता है, 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। इसका शासनकाल भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो 1266 से लेकर 1287 तक बलबन का शासनकाल है। अब हम बात करते हैं कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक है, क्योंकि 1290 में आ जाता है खिलजी वंश, हरियाणा खिलजी वंश का दिन होता है 1290 में। तो 1287 तक है बलबन का शासन, 1266 से 1287। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश कितने साल तक रहा? तो गुलाम वंश रहा 84 साल तक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। गुलाम वंश का शासनकाल रहा 84 साल। ठीक है, 84। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमरस। क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमरस। और जो गुलाम वंश का संस्थापक या प्रथम शासक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जितने भी भारत के अंदर वंश हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, या फिर किसी भी वंश का संस्थापक कौन था, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी जो वंश हुए उनका प्रमुख शासक कौन था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक रहेगा शमसुद्दीन कैमरस। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ठीक है, गुलाम वंश या हरियाणा के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना। और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज हरियाणा के अंदर वंश कराएंगे कि मतलब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है हरियाणा में। ठीक है, और जब तक हरियाणा का गठन वाला टॉपिक नहीं आएगा तब तक ऐसे ही सीक्वेंस वाइज टॉपिक कराए जाएंगे, ताकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे अच्छे से हरियाणा का इतिहास आपको याद रहेगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।